Good morning, students. Let's start with the revision of the chapter staffing. Staffing chapter ये ध्यान से करना क्योंकि पहले हम लोगों ने इसको अभी तक लाइव क्लास या वर्चुअल में नहीं किया था, तो आप इसको डिटेल में ढंग से समझना है, करना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. क्लियर? तो टॉपिक आई एम कवरिंग इन दिस वीडियो इज मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. क्लियर? सबसे फर्स्ट वन, व्हाट इज स्टाफिंग. अपन लोग जनरल जब बात करते हैं तो स्टाफिंग मीन्स हमको क्या समझ आता है कि स्टाफिंग मीन्स कि हमको अपॉइंटमेंट करना है, बट इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन. रादर ये लोग क्या बोल रहे हैं, स्टाफिंग इज वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन. हमको मालूम है मैनेजमेंट फंक्शन 5 है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो स्टाफिंग इज वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन. और वो जो मैनेजरियल फंक्शन है, किस चीज का मैनेजरियल फंक्शन है? टू फिल एंड कीपिंग फिल वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. बोलते केवल उसको फिल करने, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड नहीं है, उसको उन पोजीशंस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी पोजीशन है तो उस पोजीशन को पहले फिल करना है और फिल करके कीपिंग फिल और उसको फिल्ड भी रखना है. तो ये किसका काम है? स्टाफिंग का काम है. सो स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब, उनको जॉब पे लगा रहा है. और वो काम शुरू होता है वर्कफोर्स प्लानिंग से, और उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं. रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है. हम ये नहीं कह सकते सिनोनिम्स हैं, ये स्टाफिंग प्रोसेस का एक पार्ट है. सो व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग मीन्स, अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपसे कोई भी पूछता है तो स्टाफिंग मीन्स हम लोग का क्या हो गया? फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द वेरियस पोजीशंस इन ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स मेरे को स्कूल में टीचर अपॉइंट करना है, तो टीचर की पोजीशन, उस पोजीशन को फिल रखना है और उसको कोशिश ये करनी है कि फिल करने के बाद कि वो हमेशा फिल्ड रहे. मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ वैकेंसी अगेन आई हैव टू फिल दैट पोजीशन. और उसके लिए मेरे को रिक्रूटमेंट करना है, उसके लिए मेरे को सिलेक्शन करना है, उसके लिए मेरे को ट्रेनिंग देनी है. ऑल दीज आर दी पार्ट्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस या स्टाफिंग फंक्शन. क्लियर? तो मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड वेरियस पोजीशंस इज नोन एज स्टाफिंग. और स्टाफिंग शुरू कहाँ से होगा? वर्कफोर्स प्लानिंग से. और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? इंक्लूडेड है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा. क्लियर? नाउ फॉर दी प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग बहुत ज्यादा ध्यान से कर लेना. और ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूं, इस पॉइंट में हम लोग का 1 मार्क क्वेश्चन कवर होता है. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, और ये स्टेप्स हमको इसी सीक्वेंस में लर्न होना जरूरी है क्योंकि ये लोग पूछ लेते हैं विच इज द थर्ड स्टेप, विच इज द फोर्थ स्टेप, तो हम इसको ऊपर नीचे यूज नहीं करेंगे. फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. मीन्स हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले ये देखना है मैन पावर रिक्वायरमेंट है कितनी. और इसमें 2 चीजें इंक्लूडेड है. फर्स्ट वन इज वर्कलोड एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज वर्कफोर्स एनालिसिस. इस पे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. तो वर्कलोड एनालिसिस मीन्स कि हमको यहाँ पे देखना है नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन. कि मीन्स कितने रिक्वायर्ड हैं, कितने मेरे को चाहिए, रिक्वायर्ड कितने हैं. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर और टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, कितने नंबर चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं, मेरा वर्कलोड कितना है, कितने मेरे को उस वर्कलोड को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, वो कहलाता है वर्कलोड एनालिसिस. और वर्कफोर्स एनालिसिस ये बताता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मेरे पास कितने हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मेरे पास कितने, ये क्या बताता है? नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कितने. जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं, मेरा स्कूल है. क्लियर? और स्कूल में मेरे को बीएसटी एंड अकाउंट्स, इसमें मेरे को 2 टीचर्स चाहिए. आई नीड 2 टीचर्स. क्लियर? नंबर 2, टाइप बीएसटी एंड अकाउंटेंसी में प्रोफिशिएंसी होंगी, वो टीचर्स चाहिए. तो इज इट अ वर्कलोड एनालिसिस और इज इट अ वर्कफोर्स एनालिसिस? चाहिए, रिक्वायर्ड, तो वो हमारा हो गया वर्कलोड एनालिसिस. और इसमें से मैंने देखा कि इसके लिए
वन टीचर, मेरे पास एक टीचर है, वन टीचर आई हैव, तो एग्जिस्ट नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वन हो गया, तो इट मीन्स वन मोर आई रिक्वायर्ड। तो जब मैं देख रही हूँ टोटल कितने चाहिए, टोटल कितने चाहिए, तो ये तो मेरा क्या हो गया, वर्क लोड एनालिसिस, और जब मैंने देखा यहाँ पे एक अवेलेबल है तो ये मेरा हो गया वर्क फोर्स एनालिसिस, कि मेरी वर्क फोर्स कितनी है, ये हो गया मेरा वर्क फोर्स एनालिसिस। तो इज इट क्लियर और नॉट कि मेरे को वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस, तो इसमें तो हमारा हो गया रिक्वायर्ड, और उसमें हमारा हो गया कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की सिचुएशन। वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस करने से हमारे सामने क्या पोजीशन आती है, ओवर स्टाफिंग या अंडर स्टाफिंग। मीन्स मेरे को ये पता चलता है कि मेरे को रिक्वायर्ड कितने 2 टीचर्स, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी 3 टीचर्स हैं, तो इट मीन्स इट्स अ केस ऑफ ओवर स्टाफिंग, कि जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मेरे पास है। तो वर्कलोड और वर्क फोर्स एनालिसिस से इन ऑल टोटल मेरे को क्या पता चलता है, सॉरी वर्क फोर्स एनालिसिस से, नॉट फ्रॉम वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में तो मैं ये देख रही हूँ मेरे को कितने रिक्वायर्ड है, वर्क फोर्स एनालिसिस में मैंने बोला जितने रिक्वायर्ड है उसमें से कितने मेरे पास अवेलेबल है। 2 मेरे को रिक्वायर्ड थे, मैंने वर्क फोर्स एनालिसिस किया तो मेरे को पता चला मेरे पास 3 है, 3 है तो इट मीन्स जरूरत से ज्यादा है, तो इट्स अ केस ऑफ ओवर स्टाफिंग, कि मेरे पास ओवर स्टाफिंग है, मेरे को एक को क्या कर देना चाहिए, ऐसी कंडीशन में जब ज्यादा है तो या तो मैं उसको रिमूव कर दूं या मैं उसको ट्रांसफर कर दूं किसी दूसरी ब्रांच में, दूसरी जगह पे। अगर अंडर स्टाफिंग है, जस्ट लाइक हमने बात की कि 2 टीचर्स हमको रिक्वायर्ड है, एक टीचर है, वन मोर इज रिक्वायर्ड, इट्स अ केस ऑफ अंडर स्टाफिंग। तो इस केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को एक और पर्सन अपॉइंट करना है। इज इट क्लियर और नॉट कि हम लोग का वर्कलोड एनालिसिस इज रिलेटेड विद कितने चाहिए नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, वर्कफोर्स एनालिसिस मेरे पास कितने एग्जिस्टिंग हैं, और वर्कफोर्स एनालिसिस से 2 चीजें रिवील होंगी, ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग, जितने रिक्वायर्ड है उससे कम है या उससे ज्यादा है। अगर उससे ज्यादा है तो ओवर स्टाफिंग हो रही है, मेरे पास ओवर है, जितने चाहिए उससे ज्यादा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं क्यों अपना खर्चा बढ़ाऊं, मैं उनको या तो रिमूव करूंगी या फिर मैं उनको दूसरी ब्रांच में, अगर एडजस्ट हो सकते हैं तो मैं दूसरी जगह पे उनको ट्रांसफर कर दूंगी। और अगर कम है, अंडर स्टाफिंग है, देन आई विल गो फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। क्लियर? So the first step is analyzing manpower requirement. Second one is recruitment. हमने बोला ना क्या होता है एक जनरल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, हम लोग स्टाफिंग, सबको हम सिनोनिम्स लेके चलते हैं, एक ही है, लेकिन नहीं है, डिफरेंस है। स्टाफिंग इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो सेकेंड स्टेप अब हमारा आया रिक्रूटमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, इट इज the process of searching for the prospective employees and stimulating them for apply for the job. ये बोलते हैं कि जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि मेरे को 1 more teacher is required for, हम लोगों ने देखा BST के लिए मेरे को टीचर चाहिए। क्लियर? तो अब वहां पे मैंने फर्स्ट स्टेप में ये एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद अब मेरा काम शुरू हुआ कि मेरे को उस टीचर के लिए सर्च शुरू करना है कि कौन मेरे को अलवर में कौन कौन लोग हैं जो बीएसटी पढ़ाते हैं और मेरे को बेस्ट ऑप्शन क्या मिल सकता है। तो मैंने सर्च किया, सर्च करने पे मेरे को पता चला कि मिस्टर एक्स कैन टीच बीएसटी इन अ इफेक्टिव मैनर। तो मैंने सर्च किया, देन फिर मैं उनको स्टिमुलेट करूंगी, इंड्यूस करूंगी, प्रोवोक करूंगी, उनको मैं इस तरीके से करूंगी कि वो आके मेरे पास, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आके जॉब के लिए अप्लाई करें। क्लियर? तो सर्च करना है और सर्च करके उस पर्सन को या उस ग्रुप को मेरे को इंड्यूस करना है, स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट करना है मींस मेरे को उकसाना है, उनको उकसाना है किस चीज के लिए, कि आओ और मेरे पास आके जॉब के लिए अप्लाई करो। द इंफॉर्मेशन जनरेटिंग इन द प्रोसेस राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड कैंडिडेट प्रोफाइल मे बी यूज फॉर डेवलपिंग एडवर्टीजमेंट फॉर वैकेंसी। और इसके लिए मैं एक एडवर्टीजमेंट भी दे सकती हूँ वैकेंसी के लिए। एसेंशियल ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि मेरे को एक पूल क्रिएट करना है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का। मैंने एडवर्टीजमेंट दे दिया, एडवर्टीजमेंट के बाद बहुत सारे लोगों के मेरे पास रिज्यूमेज आए और उनके बेसिस पे फिर मैं नाउ आई विल सेलेक्ट। नेक्स्ट प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस आई एम नॉट सेलेक्टिंग, मैं सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। रिक्रूटमेंट ध्यान रखना, सिलेक्शन नहीं है। रिक्रूटमेंट में तो मैं केवल एक
Yes, so recruitment is not a selection. In this, what I am doing, I am just creating a pool. मैं यहाँ पे एक pool create कर रही हूँ. Pool किसका create कर रही हूँ? Prospective candidates, prospective job candidates का एक pool create कर रही हूँ, जहाँ से फिर मैं अपने prospective candidates में से किसी एक को select करूँगी. तो here I am not selecting, I am not appointing, just I am searching and stimulating or inviting that person to apply for the job. तो ध्यान रखना, स्टाफिंग इज अ ब्रॉड टर्म और उसमें रिक्रूटमेंट शामिल है. रिक्रूटमेंट अपने आप में सिलेक्शन नहीं है. रिक्रूटमेंट में केवल अगर आपसे पूछे तो दो वर्ड याद रखना, सर्चिंग फॉर पीपल एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब और इनवाइट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब. उनको उकसाना है कि आओ और मेरे पास जॉब के लिए अप्लाई करो. क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक पूल क्रिएट कर रही हूँ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का. अब मैंने यहाँ पे जो ये पूल क्रिएट किया, पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, अब मेरे को उस पूल में से जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का ये पूल था उसमें से अब मेरे को क्या करना है, चूज करना है. चूजिंग फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स फ्रॉम द पूल क्रिएटेड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट स्टेज पे मैंने क्रिएट किया और उसमें से अब मेरे को सेलेक्ट करना है. और अगर ये बोलते हैं कि हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब है तो बोलते हैं एक रिगरस टफ प्रोसेस आप करो जिससे कि आप एक बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सको. और जब क्या होता है कि एक तो हमको बहुत इजी अपॉइंटमेंट मिल गया तो हमको उसकी वैल्यू नहीं होती है, और अगर हम लोगों ने 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज दिए देन हमारा सिलेक्शन हुआ तो हम लोगों का मॉरल भी बूस्टअप होगा और एक प्रेस्टीज होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की और हमारा एक सीरियसनेस होता है फॉर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो मीन्स उनको रियलाइज कराने के लिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट होना इतना इजी नहीं है, सिलेक्शन होना इतना इजी नहीं है. अगर वो हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब है तो वहां पे उनको रियलाइज कराना पड़ेगा कि आपको पूरे डेडिकेशन से, सीरियसनेस से काम करना है. और अगर वो हम लोगों ने सिंपल प्रोसीजर रखा अपॉइंटमेंट का तो नहीं होगा. तो इन दैट केस वी हैव टू फॉलो द रिगरस और द टफ प्रोसेस फॉर सिलेक्शन टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट अमंग्स द अवेलेबल. जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हैं उनमें से मेरे को बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है. और ऐसा अगर मैं करूंगी तो एक तो मेरे को बेस्ट कैंडिडेट मिलेगा, दूसरा उनकी भी सेल्फ एस्टीम होगी कि मेरे को 100 में से मेरा सिलेक्शन हुआ है, और एक उनको सीरियसनेस होगी टुवर्ड्स दी वर्क की. ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि वहां कैसे भी काम कर लेंगे, वहां सिलेक्शन होना ही मुश्किल है. क्लियर? अब मैंने सेलेक्ट कर लिया. सबसे पहले मैंने क्या किया था, वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस किया था, मैन पावर रिक्वायरमेंट देखी थी. उसके हिसाब से मेरे को लगा नहीं मेरे को और अपॉइंटमेंट की जरूरत है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे गई, दैट इज रिक्रूटमेंट, जहां पे मैंने सर्च किया था कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स मेरे कौन से हो सकते हैं और मैंने उनको स्टिमुलेट किया था कि जॉब के लिए अप्लाई करो. थर्ड स्टेज पे जो मैंने पूल क्रिएट किया था उसमें से मैंने सिलेक्शन कर लिया कि यस नाउ मिस्टर एक्स हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन. अब सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट. ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि हमको सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मीन्स कि जब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद अब मेरे को उनको और एम्प्लॉयज से मिलाना है, प्लस मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उनको देना है. कई बार क्या होता है ना कि पूरी एक पीपीटीज वगैरह तैयार करके रखते हैं, जब सिलेक्शन हो जाता है तो उनका बोर्ड रूम होता है, वहां पे बैठाते हैं और वो उनको पीपीटीज दिखाते हैं, प्लस जो अदर एम्प्लॉयज हैं उनसे मिलवाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, पॉलिसीज बताते हैं. और ये जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द कंपनी होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रखता है उस कैंडिडेट पे, दो चीजों के लिए. एक तो कि वो ज्वाइन करे या ना करे उसके डिसीजन के लिए, और दूसरा कि उसको अगर मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेना है कि मैं चेंज करूं या उसमें ही रहूं तो उस पर भी एक लॉन्ग लास्टिंग उसका इम्पैक्ट होता है. क्लियर? तो ये बोलते हैं कि जब हम लोगों ने इस पूल में से, जब हम लोगों ने क्या करा, इस पूल में से मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट करने के बाद अब ये कंपनी में आया, कंपनी में इसका काम शुरू हुआ ओरिएंटेशन का. ओरिएंटेशन में मैंने इसको क्या करा, फैमिलराइज कराया. फैमिलराइजेशन, फैमिलराइज मैंने किससे कराया, एक तो उसके बाकी सारे एम्प्लॉयज से इसको बुलाया, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसको दिया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसको दिया मैंने अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन. तो इस ऑर्गेनाइजेशन के इससे जब मैंने उसको फैमिलाइज कराया, ओरिएंटेशन करा, तो अब उसने उसको डिसाइड करना है
कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा उस डिसीजन का कि वो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक रहना है या नहीं रहना. तो बेसिकली ओरिएंटेशन इज द इंक्लूड is introducing selected employees with other employees और उनको रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज से अवेयर कराना है. तो अब जब मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद उसका ओरिएंटेशन बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, आप जा रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं कंपनी में उसको लाई, ओरिएंटेशन किया. ओरिएंटेशन में मैंने क्या किया, उसको अवेयर कराया ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज से, रूल्स एंड रेगुलेशन से, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उनको अदर एम्प्लॉयज से भी मिलाया. दिस इज नोन एज ओरिएंटेशन, मिलाना और लोगों से, फैमिलाइज करना, सब चीजों के बारे में बताना. एंड नेक्स्ट वन इज प्लेसमेंट. और प्लेसमेंट मीन्स ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑन विच ही हैज बीन सेलेक्टेड, कि जिसपे मैंने सेलेक्ट किया जिसके लिए, उस पोजीशन पे उसको ऑक्यूपाई करना, उस पोजीशन पे उसको बैठा देना, वो पोजीशन उसकी होल्ड करवाना. क्लियर. नेक्स्ट वन इज, अब मैंने उसने ज्वाइन कर लिया ऑर्गेनाइजेशन, ओरिएंटेशन हो गया. अब हमने कहा कि भैया आप अपनी ट्रेनिंग लो. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम करने का एक तरीका है, एक मेथड है, चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड हो, लेकिन आपको वो स्पेसिफाइड मेथड या वर्किंग स्टाइल आपको सीखना होगा. इसके लिए हर बड़ी कंपनी में उनका एक टाइम होता है, दैट इज ट्रेनिंग टाइम. तो उस ट्रेनिंग टाइम में आपको उनको ऑर्गेनाइजेशन को उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा. Everyone must have the opportunity to rise to the top. It means providing opportunity of learning to employees. कि means हमको इनको एक opportunity provide करनी है, किसके लिए, learning के लिए. और ये जो ट्रेनिंग है, ये जो ट्रेनिंग होगी, ये जो हम उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग में भी इन हाउस भी हो सकती है, मीन्स कंपनी के अंदर भी करा सकते हैं, और हम लोगों ने बोला ये ट्रेनिंग हमारी एक्सटर्नल भी हो सकती है. कि कई बार क्या होता है कि कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना है या नया अकाउंटिंग टेक्निक हमको सीखनी है, तो कई बार हम लोग एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पे भी एडवांसमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में हैव इन हाउस ट्रेनिंग और एक्सटर्नल ट्रेनिंग. These centers offer the opportunity for career advancement to their employees, and organization also is able to attract and retain talented employees. Clear? The most organization there is a separate department which takes care of staffing function. Means जो ट्रेनिंग का काम करवाता है उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट भी होता है. अब वो ट्रेनिंग भी कर ली, ट्रेनिंग भी हो गई, अब उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया. जब उसने काम स्टार्ट करा तो एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद हम उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करेंगे, ये देखने के लिए कि वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, और किसी तरीके के कोई चेंजेस की या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं. आफ्टर द एम्प्लॉय हैज अंडरगॉन अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड दे हैव ऑन द जॉब फॉर सम टाइम, then there is a need to evaluate their performance against the predetermined standards. The process will include defining the job, appraisal of performance and giving feedback. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसकी जॉब को अप्रेजल करेंगे और उसकी फीडबैक देंगे. क्लियर. आफ्टर दैट अब उसका काम वाम भी हो गया, कई साल तक काम कर रहा है, हर साल उसका वो अप्रेजल होगा. अप्रेजल के बाद अब बात आती है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग की. It becomes necessary for all the organization to address career related issues and promotion aspect for their employees. बोलते हैं कि जैसे काम करेंगे, जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको प्रमोट किया जाएगा, नहीं होंगे तो उनको रिमूव भी किया जा सकता है. और प्रमोशंस जो होते हैं वो कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पीपल्स कैरियर होता है. हर पर्सन ये चाहता है कि मेरे को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मेरे को प्रमोशंस मिले. और प्रमोशन मीन्स क्या होता है कि इट मीन्स इंक्रीज इन पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटीज एक्सेट्रा. क्लियर. तो जब हमने उसको ट्रेनिंग दे दी, उसने काम कर लिया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर पॉजिटिव आएगा तो इन दैट केस मेरे को उसको क्या करना है, हमको प्रमोशन भी उसको मिल जाएगा, उसका करियर एडवांसमेंट होगा. एंड लास्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन हियर मीन्स हम लोग बात करेंगे सैलरी की, बात कर रहे हैं उसको पेमेंट जितना मिलेगा वो. It refers to all the forms of pay or reward given to the employee. It may be direct financial payment भी हो सकते हैं like wages, salaries, incentives, और these payment may be or time based or performance based. मतलब हम लोग का एक तो डायरेक्ट पेमेंट है, डायरेक्ट पेमेंट हमारा सैलरी और वेजेस पेमेंट से, वो हमारा
टाइम बेस भी हो सकता है, जैसे हमने मंथली पेमेंट करना है या 15 डेज पे पेमेंट करना है। बात कर रहे हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। पेमेंट हमारा मंथली बेसिस पे भी, टाइम बेसिस पे भी हो सकता है, जैसे मंथली है, क्वार्टरली है, किस तरीके से करते हैं, या हमारा परफॉर्मेंस बेस भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग बात करते हैं कि परफॉर्मेंस कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस की, कितना आपने काम किया। और इनडायरेक्ट पेमेंट्स हमारे कैसे होते हैं, लाइक हमने जो उनको फैसिलिटीज हम लोग दे रहे हैं, फैसिलिटीज लाइक इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं, ये सारी हमारी किस में आ जाएंगी, these all will be included in indirect payment. Clear? So these all are the points related with process of staffing. So the first one is analyzing manpower requirement. Manpower requirement में हम लोग को दो चीज हो गई, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस इज रिलेटेड विद कितने रिक्वायर्ड हैं, नंबर और टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। वर्कफोर्स एनालिसिस कितने हमारे पास एग्जिस्टिंग हैं, और उसको रिवील करेगा। हमारा वर्कफोर्स एनालिसिस से हमको पता चलेगा कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा है या कम है। ज्यादा है, ओवर स्टाफिंग हो रही है, कम है, अंडर स्टाफिंग है। ओवर स्टाफिंग अगर हो रही है तो हटा दो या ट्रांसफर कर दो, और अगर अंडर स्टाफिंग है तो आप और अपॉइंट कर लो। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट। यहाँ अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल हम सर्च कर रहे हैं जो हमको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हमको चाहिए, और उनको इंड्यूस कर रहे हैं, उकसा रहे, स्टिमुलेट करने की, और हमारे पास अप्लाई करो। मीन्स इस स्टेज पे हम लोग एक पूल क्रिएट कर रहे हैं फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। सिलेक्शन, अब जो पूल क्रिएट किया, पूल क्रिएट करने के बाद नाउ फ्रॉम दैट पूल वी आर सेलेक्टिंग। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हाईली स्पेशलाइज जॉब के लिए चाहिए तो हमको एक रिग्रस और टफ प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा उनको अपॉइंट करने के लिए, जिससे बेस्ट कैंडिडेट हम लोग अपॉइंट कर सके। अपॉइंट करने के बाद उनका ओरिएंटेशन होगा, हम उनको फैमिलाइज कराएंगे अपने अदर एम्प्लॉयज से, प्लस अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन से, और जिस प्लेस के लिए हमने अपॉइंट किया उस प्लेस पे अगर हम ऑक्यूपाई करता है इज नोन एज प्लेसमेंट। एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड देम ड्यू ट्रेनिंग, मे बी इन हाउस, मे बी एक्सटर्नल। फिर आफ्टर सम टाइम्स वी विल मेक परफॉर्मेंस अप्रेजल कि उन्होंने कैसा काम किया, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किया नहीं किया, और हम अपना फीडबैक देंगे। फीडबैक के बेसिस पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग होगी कि प्रमोशन इज इंक्रीज इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशन, फैसिलिटीज, एंड लास्ट वन इज कॉम्पनसेशन रिलेटेड विद सैलरी, रिलेटेड विद पेमेंट और रिवॉर्ड। इट मे बी डायरेक्ट, इट मे बी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मे बी इन टाइम बेस्ड, मे बी परफॉर्मेंस बेस्ड। क्लियर? दैट्स इट, रिवाइज इट।